वेलकम टू द स्टडी वर्ड। दिस इज रोहित कुमार। रिसेंटली यूएनएससी में इंडिया ने फर्स्ट टाइम रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। सो ड्यूरिंग द वार बिटवीन रशिया वर्सेस यूक्रेन में पहली बार है जब इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट और यूक्रेन के फेवर में वोट किया है। सो नाउ क्या इंडिया और रशिया के रिलेशन अब खराब हो सकते हैं या इंडिया प्रो वेस्ट होता जा रहा है, और इस वोटिंग का इंपॉर्टेंस यूक्रेन और इंडिया के लिए क्या है, समझेंगे इस वीडियो में। पर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इनमें से कौन सा देश 1971 से पहले यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ताइवान एंड ऑप्शन डी इंडिया। आंसर इन कमेंट। एंड ऑफ कोर्स इसका आंसर मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, एंड सही आंसर को मैं हार दे दूंगा जिससे बाकी सब लोगों को पता चल सके कि सही आंसर क्या है। एंड ऑल्सो दिस वीडियो रिलेटेड फॉर यूपीएससी मेन जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस। सो 24 अगस्त को यूक्रेन की 31st एनिवर्सरी थी उसके इंडिपेंडेंस डे की। सो यूएनएससी चाहता था कि इस ओकेजन पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूएन में अपने देश के लिए बोले, पर रशिया ने इसके लिए डिनाइड कर दिया और इसका डिसीजन वोटिंग के बेस पर करने को कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएनएससी को एक शॉर्ट नोट में समझते हैं। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सिस्टेंस में आया, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीतने वाले देशों ने 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश किया, जिसका पर्पस है विश्व में शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखना, पूरे वर्ल्ड में पीसफुलनेस बनी रहे और दोबारा से कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर ना हो सके। इसके लिए यूएनएससी की एक पीस कीपिंग फोर्स भी है जिसमें बहुत सारे देशों के सोल्जर्स होते हैं। यूएन में 5 परमानेंट मेंबर हैं जो वही हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे। देयर इज यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, और इसी के साथ ही 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर 2 साल बाद रिप्लेस होते हैं। एंड नाउ 2021 से 2022 तक इंडिया पे यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर है जो दिसंबर 2022 में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी भी संभालेगा, और उस प्रेसिडेंसी में हम यूएन में किसी भी रेजोल्यूशन को ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं। पर उस रेजोल्यूशन को यूएन में वोटिंग से पास किया जाता है, जहां 15 में से 8 वोट किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए मैंडेटरी है। पर 8 वोट मिलने के बाद भी अगर कोई परमानेंट मेंबर किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है, तो इवन दो वहां 15 में से 14 वोट ही उस रेजोल्यूशन को मिले हों, पर वह रेजोल्यूशन यूएन में पास नहीं होगा, और यही होती है वीटो पावर। और यह वीटो करने की पावर यूएन के सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। बट द पॉइंट टू नोटिस दैट 24 अगस्त को जो वोटिंग हुई थी वो रशिया पर किसी भी सैंक्शन को लगाने या किसी ऐसे रेजोल्यूशन को पास करने के लिए नहीं थी जो रशिया के अगेंस्ट हो। ये वोटिंग एक प्रोसीजरल वोटिंग थी जहां वीटो का कोई डोमिनेंस नहीं था, मतलब कोई भी परमानेंट मेंबर यहाँ वीटो नहीं लगा सकता था। देयर इज नो वर्क ऑफ वीटो। एंड नाउ अब थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि ये वोटिंग क्यों हुई, इसके मायने क्या थे, एंड व्हाट इज द स्टांस फॉर इंडिया फॉर दिस प्रोसीजरल वोटिंग। रशिया वर्सेस यूक्रेन के बीच फरवरी से जो वॉर शुरू हुआ है, तब से अभी तक रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर को लेकर यूएनएससी में जितनी भी वोटिंग हुई है उन सब में इंडिया ने एब्सटेन किया है। मतलब इंडिया ने ना यूक्रेन को फेवर किया न रशिया को। इंडिया ने अपनी न्यूट्रल स्टेट को बनाए रखा, बट इन अदर एस्पेक्ट न्यूट्रल रहना कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट करना ही था। वेस्टर्न कंट्रीज ने, स्पेशली यूएस ने इंडिया को कई बार प्रेशराइज्ड किया कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट कुछ बोले या रशिया को क्रिटिसाइज करे, पर यहाँ इंडिया की ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी कि इंडिया को यूएस जैसा देश प्रेशराइज्ड नहीं कर पाया। सो इससे हम भारत की सोवरेनिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट टू पॉइंट, 24 अगस्त को यूक्रेन की इंडिपेंडेंस की 31st एनिवर्सरी थी, तो इस ओकेजन पर यूक्रेन के सर्कमस्टेंसेस का एक तरह से जायजा लिया जाता और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बोलने का एक मौका दिया जाता, पर रशिया इसके अगेंस्ट था। बट देयर इज अ पॉइंट, रशिया यूक्रेन के यूएनएससी में बोलने के अगेंस्ट नहीं था, रेदर यहाँ रशिया ज़ेलेंस्की के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोलने के अगेंस्ट था। इवन दो ज़ेलेंस्की इससे पहले भी कई बार यूएनएससी में बोल चुके हैं, तो रशिया का यहाँ कहना था कि अगर ज़ेलेंस्की को कुछ बोलना है तो वह फिजिकली यूएन यानी कि न्यूयॉर्क में आकर बोले, ना कि वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सो आई होप यू क्लियर इट। तो रशिया ने इसी के लिए वोटिंग के लिए अर्ज किया, और इस प्रोसीजरल वोटिंग में 15 में से 13 वोट यूक्रेन के फेवर में गए, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का भी वोट था। चाइना ने यहाँ एब्सटेन किया और 1 वोट रशिया को मिला जो खुद रशिया का वोट था। एंड आई रिमेंबर इट, वीटो का यहाँ कोई भी रोल नहीं था। तो देखिए यहाँ ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, तो रशिया को यहाँ इंडिया के स्टांस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर इंडिया रशिया के फेवर में वोट भी करता तो उससे भी इस इश्यू को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ज़ेलेंस्की को बोलने का चांस तब भी मिल ही जाता। तो मेरे नजरिए से ये एक बहुत ही अच्छा और सटीक जियोपॉलिटिकल मूव है, क्योंकि इससे रशिया को भी एक क्लियरली मैसेज जाएगा कि अगर रशिया प्रो चाइना होता है तो हमें भी प्रो वेस्ट होने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस वोटिंग से हमने रशिया पर भी एक लाइटली इम्पैक्ट डाला है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज को, स्पेशली यूएस को भी यहाँ एक सेटिस्फेक्शन दिया है कि इंडिया भी रशिया के अगेंस्ट वोट कर सकता है, और इससे यूएस को फ्यूचर में भी एक होप रहेगी कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट भी वोट कर सकता है। सो नाउअडेज मीडिया, सोशल मीडिया पर इस तरह की न्यूज को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है और अब इंडिया प्रो यूएसए होता जा रहा है। तो इसके जवाब में फाइनली इंडिया ने कहा, इंडिया से मतलब भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि हमने किसी भी देश के अगेंस्ट वोट नहीं किया है, हमने सिर्फ यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को दुनिया के सामने बोलने के एक चांस को परमिशन दी है, जो कि एक बहुत सिंपल सा कंसर्न है। और इसी के साथ ही यूएन में
इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने भी अपील की कि रशिया और यूक्रेन को डिप्लोमेसी और डायलॉग से इस वॉर को खत्म करना चाहिए। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि इंडिया ने जो भी किया है, इट्स अ ब्रिलियंट मूव बाय इंडिया। सो आई होप आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, एंड फाइनली आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।